हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य। और हम लोग पिछले लेक्चर में प्लांट वाटर ट्रांसपोर्ट रिलेशनशिप ये वाला चैप्टर ख़त्म कर चुके थे। और उसके अलावा आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, जो ट्रांसपोर्ट वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, आप कहीं से भी आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, मुझे मतलब नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, कोई भी अनसॉल्व उठा लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो फिर आप कमेंट करके बताइए। ठीक उसी तरीके से हम लोग फोटोसिंथेसिस को भी कवर करेंगे। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इसका भी मैंने एक अच्छा नोट प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, इसको भी आप देखिए। जिसको आज तक फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आया होगा, अब जो है वो तैयार हो जाए, उसको सारी चीज़ें A to Z समझ में आ जाएंगी और सारे क्वेश्चन उनके लगने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन लिखा हुआ है। n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, n नंबर ऑफ वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, यही तो फोटोसिंथेसिस है ना। आप पढ़ते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है, यही है फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली इसका एक्चुअल फॉर्मूला हम आपको बाद में अभी डिस्कस करेंगे कि इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको समझनी है। पहली चीज़ है, फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक एंडरगोनिक प्रोसेस है और एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। हर एक चीज़ का मैं मतलब आपको बताऊंगी। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो अब हम कहेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ध्यान से समझना। जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन में। ठीक है, वाटर ऑक्सीजन में टूटता है, तो ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हम अभी आपको बताएंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन लॉस हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन का गेन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन के टर्म में तो आप कहोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो ऑक्सीडेशन है ना। हाइड्रोजन का लॉस हो, ऑक्सीजन का गेन हो, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए, यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है ना, जब ऑक्सीजन में टूट रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। दूसरी चीज है रिडक्शन। कौन है, तो देखिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का मतलब C6H12O6, जो ग्लूकोज यहाँ बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है। और इसका रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या तो हाइड्रोजन गेन हो, या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस है। भाई, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है, आप लोग पढ़े होंगे मेटाबॉलिज्म जिसको आप कहते हैं उपापचय, है ना। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ध्यान से समझना, सारे के सारे जो चीज़ें हैं लिंक हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। देखिए, मेटाबॉलिज्म होता क्या है भाई, हमारी बॉडी में, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले सारे के सारे केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेरी बात को ध्यान सुनना। तो ऑब्वियसली लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कुछ ऐसा होता है कि बड़ा मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो जरा समझने की कोशिश करना, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत, और इसको हम कहते हैं एनाबॉलिक। ठीक है ना, एनाबॉलिक अपचय जिसको कहते हो आप। ठीक है, एनाबॉलिक। और जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है तो इसी को आप कहते हो कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक में जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है और यहाँ एनर्जी रिलीज होती है।
ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। छोटा मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में जब बनता है तो यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, यूज ऑफ एनर्जी। तो हम कहेंगे कि एनाबॉलिक एक एंडरगोनिक प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी की जरूरत है, जबकि कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज होता है, तो हम कहेंगे कैटाबॉलिक एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। तो आप बताइए फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। और ऑब्वियसली यहाँ पे सनलाइट रेडिएंट एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए ये एंडरगोनिक प्रोसेस है। लास्ट है फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल का मतलब देखिए, जो रेडिएंट एनर्जी है मतलब फिजिकल एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रही है, मतलब केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इसीलिए ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजियो नहीं, फिजिको, फिजिको लिखेंगे, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं, रटना कुछ भी नहीं है। फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, और एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इसको पॉज करिए, नोट कर लीजिए, पीडीएफ में हर चीज का दे रही हूं, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलें। आगे हम जरा फोटोसिंथेसिस को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, वो लंबा चौड़ा पढ़ने वाली हैबिट नहीं छोड़ेंगे ना तो दिक्कतें तो आएंगी। थोड़ा सा देखिए भाई, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं ये मुझे जल्दी पढ़ाना है, इसकी वजह से मैं ये तरीका अपनाती हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं टाइपिस्ट बुला के उसको टाइप करवाऊँ, ये सारी चीज़ें अभी वक्त नहीं है, इसीलिए आप लोग समझ जाते हो, आप लोग ओके हो, तो मैं ये तरीका अपनाती हूँ। आप ध्यान से इसको देखिए। देखिए वैसे क्या होता है, मैं आपको पहले एक डायग्राम समझाऊंगी ना तो सारी कहानी ही समझ में आ जाएगी फोटोसिंथेसिस। हमने आपको जब सेल पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था। मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिक्के के ढेर जैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्रेना कहते हैं, और बाकी सब क्या है, स्ट्रोमा है। अब ग्रेना की यूनिट को हम थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड। इसी थैलेक्वाइड में होती है फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत होती है, डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब उसमें लाइट होगी तब भी हो सकता है, लाइट नहीं होगी तब भी हो सकता है। जैसे मैंने ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न आपको बताया था, ऑस्मोसिस लिविंग पे डिपेंड करता है लेकिन डिफ्यूज़न लिविंग पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता का मतलब वो केवल नॉन लिविंग में होगा, ऐसा भी नहीं है, वो लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है। इसी तरीके से लाइट रिएक्शन के लिए लाइट कंपलसरी है, लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो लाइट में भी हो सकता है, डार्क में भी हो सकता है। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। अब जरा देखिए, एक थैलेक्वाइड, एक पूरा कहानी हम लोग फोटोसिंथेसिस का देख लेते हैं, क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, होता क्या है। मैंने एक थैलेक्वाइड लिया है, बस देखिए एक थैलेक्वाइड लिया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करना। ये एक थैलेक्वाइड है, पूरा का पूरा एक थैलेक्वाइड। मैंने ग्रेना की एक यूनिट ली है जिसको हमने थैलेक्वाइड कहा, इसी के आसपास सारी चीजें होती हैं। देखिए, लाइट रिएक्शन में सबसे पहली चीज क्या होती है, पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस में सबसे पहली चीज क्या होती है, लाइट का एब्जॉर्प्शन। और लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड करता है। आपको पता है कि हम लोग फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड सब पढ़ेंगे, लेकिन आप एक आउटलाइन पहले देखिए। इसमें ये फोटो सिस्टम सेकेंड जो है ना, वो क्या करता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। और फोटो सिस्टम सेकेंड पे होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर यूज तो होता है ना फोटोसिंथेसिस में, और वाटर यहाँ टूटता है तो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रिलीज करता है। और ये रिलीज कहाँ होता है, थैलेक्वाइड ल्यूमेन में। कहाँ रिलीज होता है, थैलेक्वाइड ल्यूमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन में या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ रिलीज होती है भाई, तो वो ऑक्सीजन रिलीज होती है ल्यूमेन के अंदर। कहाँ, ल्यूमेन के अंदर। और फोटो जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है भाई, तो आप कहोगे वो होता है इनर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन साइड, मतलब थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि वाटर के ब्रेकडाउन के लिए या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर इसी को नाम देते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स,
याद रखना, जब वाटर टूट रहा है तो वहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें क्या क्या होता है, तो 4 मैग्नीज आयन होता है। देखिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में पूछा जा चुका है कि क्या क्या होता है, तो 4 मैग्नीज आयन होता है, 2 कैल्शियम आयन होता है और 1 क्लोराइड होता है। 1 क्लोराइड लिख लीजिएगा, 4 मैग्नीज, 2 कैल्शियम, 1 क्लोराइड होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में कौन सा मेटल आयन होता है। ठीक है, अब चलिए, आपको पता है कि यहाँ पे प्रोटॉन तो इसी में रह जाता है, ऑक्सीजन इसी में रह जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाने के बाद ये एक मॉलिक्यूल के पास पहुँचता है इलेक्ट्रॉन। उस मॉलिक्यूल का नाम है साइटोक्रोम B6F। अभी कहानी सुनते रहिएगा। फिर साइटोक्रोम B6F का काम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। वो क्या करता है, ये देखो थैलेक्वाइड है तो इसके बाहर क्या होगा भैया, स्ट्रोमा होगा, इसके बाहर क्या है, स्ट्रोमा। वो क्या करता है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को हमेशा ल्यूमन में पंप करता है। ये एक प्रोटॉन पंप का काम करता है, ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ल्यूमन में पंप करता है। तो देखिए ल्यूमन में प्रोटॉन यहाँ भी है, यहाँ से भी आया, तो ल्यूमन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, ल्यूमन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। फिर फाइनली ये इलेक्ट्रॉन फिर फोटो सिस्टम 1 के पास आता है, ठीक है, और फोटो सिस्टम 1 से फाइनली एक मॉलिक्यूल के पास आता है, फेरिडॉक्सिन नाम है, आगे हम इसको देखेंगे। और फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है NADP+ मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आप कहोगे NADP+ है। और वो इलेक्ट्रॉन लिया तो भाई रिड्यूस होगा ना, और स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेके ये रिड्यूस हो जाता है NADPH में या NADPH2 में, ठीक है। तो अभी तो हमें लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट मिल गया, क्या, NADPH2, और एक बाई प्रोडक्ट मिल चुका है ऑक्सीजन। ये सब लाइट रिएक्शन में हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए और क्या हुआ था, ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ा हुआ था, ठीक है। ल्यूमन में प्रोटॉन क्यों बढ़ रहा है, तो एक तो ऑक्सीजन यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है इसकी वजह से, और दूसरा साइटोक्रोम B6F जो है वो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से जो है इसमें ला रहा है, और स्ट्रोमा में प्रोटॉन घट रहा है। स्ट्रोमा में प्रोटॉन क्यों घट रहा है, क्योंकि स्ट्रोमा से ही प्रोटॉन यहाँ आ रहा है, और स्ट्रोमा से ही प्रोटॉन ले लेके ये रिड्यूस हो रहा है। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन घट रहा है, ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक जो है ना, अगर ये पूरी कहानी आप समझ जाओगे, फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया, समझिए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, होता ये है कि एक टाइम ऐसा होता है कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। और याद रखना एटीपी बनने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होता है, हाई प्रोटॉन ल्यूमन में होता है, लो प्रोटॉन स्ट्रोमा में होता है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। आगे मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी, बस आप आउटलाइन समझिए, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होना है ये समझ जाइए। और जिसकी वजह से एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है। और फिर देखिए इसी मेम्ब्रेन में एक वो होता है CF0 CF1, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे F0 F1 ना, वैसे ही यहाँ पे एक पार्टिकल होता है CF0 CF1, और इसी से ये प्रोटॉन जो है बाहर जाता है। और फिर जब ये बाहर जाता है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है ATP सिंथेज। क्या होता है, ATP सिंथेज। और जब ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर जाता है तो ATP सिंथेज को एक्टिवेट कर देता है, और वो ATP सिंथेज ADP से ATP बना लेता है, ठीक है, ADP से ATP बना लेता है। तो लाइट रिएक्शन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप एक बात को अच्छे से समझ जाइए कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ भाई, क्या क्या हुआ। अब समझिए लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिला, ATP और NADH2। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या क्या है, ATP है, NADH2 है। तो लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADH2 प्रोड्यूस होता है वही डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बनने वाली प्रोसेस है वो डार्क रिएक्शन में होती है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट बनना डार्क रिएक्शन में होता है, वाटर का फोटोलाइसिस लाइट रिएक्शन में होता है। ATP और NADH2 लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, वही ATP और NADH2 डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस लाइट रिएक्शन में हो रही है, रिडक्शन वाली प्रोसेस डार्क रिएक्शन में हो रही है,
ठीक है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में हो रहा है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है। ऑक्सीजन का रिलीज कहाँ हो रहा है भाई? लाइट रिएक्शन में हो रहा है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन रिलीज यहाँ हो रहा है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी है। और एक और चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है NADP+ है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि जो, हाँ एक और चीज याद रखना, सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना डार्क रिएक्शन में, वो 3PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो फर्स्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ डार्क रिएक्शन इज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर यही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलके ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब हम एकदम पूरा का पूरा देखिए, चीजें एकदम ऐसे है, याद रखना कभी भी फोटो सिस्टम सेकेंड का पहले यूज होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड पे वाटर की फोटोलाइसिस होती है। ठीक है, ये याद रखना, फोटो सिस्टम सेकेंड पे वाटर की फोटोलाइसिस है, फिर ये ऐसे ऐसे गया। ये पूरी की पूरी चीजें हमने आपको बता दी हैं। आप एक बार बैक करके ये सारी चीजें देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है NADP+ है, और फर्स्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो 3PGA है। 3PGA का मतलब भाई इसमें 3 कार्बन होता है। PGA का मतलब देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसको हम कहते हैं ट्रायोज शुगर। याद रखना, फोटोसिंथेसिस में ट्रायोज शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 कार्बन का है। और जो 3 का मतलब 3 का मतलब 3 मॉलिक्यूल नहीं भाई, 3 का मतलब जो फॉस्फेट है वो तीसरे कार्बन से अटैच्ड है, जो फॉस्फोरस है वो तीसरे। अगर यही 2PGA दे दे तो ये भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। यहाँ पे फॉस्फोरस तीसरे कार्बन से है, यहाँ पे फॉस्फोरस दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। तो 3 का मतलब 3 मॉलिक्यूल नहीं, फॉस्फोरस की पोजीशन, फॉस्फेट की पोजीशन। 2 का मतलब भी फॉस्फेट की पोजीशन, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो वहाँ पे फास्फोरस ग्लूकोज के 6वें कार्बन से। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब वहाँ पे फास्फोरस पहले और 6वें कार्बन से अटैच है। तो ये होता है इसका मतलब। अब देखिए, जो हम अगली चीज़ बताने जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़ ये याद रखना, फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे? तो याद रखना, डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट किया गया था, डी स्टार्च, टू डिमॉन्स्ट्रेट द नेसेसिटी ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब मेरी बात को ध्यान सुनना, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। इसको दर्शाने के लिए डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब मैं इतना डिटेल थोड़ा सा देख ही लेते हैं। देखिए, डी स्टार्च का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने एक प्लांट ले लिया, ठीक है, समझिए, और पहले जितना भी यहाँ पे, अब आपको पता है इसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर बनता है, स्टार्च स्टोर होता है यहाँ पे। तो आप पहले क्या करोगे कि किसी भी मेथड से, कोई मेथड अपनाते हैं कि यहाँ से सारा स्टार्च पहले आप निकाल दो। क्या निकाल दो? सारा का सारा स्टार्च यहाँ पे निकाल दो। तो ये जो लीफ हो गई वो डी स्टार्च हो गई। डी का मतलब वहां से स्टार्च खत्म हो चुका है। ठीक है भाई, इसमें से निकाल दो, इसमें रहने दो, मत निकालो, इसमें से स्टार्च मत निकालो। अब क्या करो, आप यहाँ पे करा दो, इसको लाइट दो, ठीक, लाइट दो। अब यहाँ पे क्या कराओ, आप कराओ ये कि इसको जो है, जो डी स्टार्च वाला आपने निकाल दिया है, इसको ढक दो किसी पेपर वगैरह से। ओके, अब जब आप लाइट दोगे, इसके बाद आप कराओ आयोडीन टेस्ट। क्या कराओ? आयोडीन टेस्ट पढ़ाया है मैंने, आयोडीन टेस्ट पढ़ा दिया है मैंने बायोमॉलिक्यूल में। और आयोडीन टेस्ट कौन देगा? जहाँ पे स्टार्च होगा भैया, अरे हाँ स्टार्च होगा, स्टार्च ही तो आयोडीन टेस्ट देता है। तो हमने देखा क्या कि इसमें जो है ना आयोडीन टेस्ट नहीं दे रहा है, और ये जो एक्सपोज वाली लीफ है वो आयोडीन टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब ये है भाई कि देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने ढक दिया है। और जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो स्टार्च बन रहा है, इसलिए आयोडीन टेस्ट देगा लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पता चला कि भाई उसके दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट की जरूरत होती है, और लाइट की प्रेजेंस में ही क्लोरोफिल वर्क भी कर पाता है। तो इसको कहते हैं डी स्टार्च एक्सपेरिमेंट। फिर मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है टू डिमॉन्स्ट्रेट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट का मानना था कि भाई फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी तो यूज हो रहा है, क्या क्या यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, लाइट यूज हो रहा है, क्लोरोफिल यूज हो रहा है, तब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ये दर्शाने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट की जरूरत होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ये दर्शाने के लिए मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया था। याद रखना इसमें क्या किया गया था, देखिए एक सोल्यूशन लिया गया के, उसमें KOH डाल दिया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना मैं सब बता रही हूँ, देखना कोई नहीं बताएगा इतना, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया गया और इसमें क्या किया गया, एक लीफ रखी गई और लीफ ऐसे रखी गई कि उसका आधा पार्ट जो है इस सोल्यूशन में डूबा हो और आधा पार्ट ना डूबा हो। ठीक है, ध्यान समझना, आधा पार्ट डूबा हो आधा नहीं डूबा हो। तो क्या होगा देखिए, और जो KOH है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे आप लाइट डालो भाई, ठीक है। इसके बाद इसका स्टार्च टेस्ट कराओ, तो सॉरी आयोडीन टेस्ट कराओ। तो आयोडीन टेस्ट केवल यही देता है, कौन, ये जो है वो डीप ब्लू कलर देता है जो एक्सपोज है। बाकी ये जो KOH में डूबा है वो आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता, क्योंकि यहाँ की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो वो तो KOH खा गया है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बनेगा तो यहाँ पे आयोडीन टेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि भाई कार्बन फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, तभी जो है फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। ये चीज समझ में आ गई है। तो इसको हम कहते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे डी सोसर ने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर का यूज होता है, रोल ऑफ वाटर। प्रिस्टले ने बताया था कि देखो, प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट किया गया था मिंट पे। इन्होंने क्या किया था, एक बेल जार लिया था, ठीक है, बेल जार ऐसे लिया था और इसमें पहले क्या रखा, एक चूहा रख दिया, ठीक है, और एक बर्निंग कैंडल रख दिया। देखा कुछ देर के बाद भाई चूहा भी मर गया है, ठीक है, चूहा मर गया और ये कैंडल भी बुझ गई। ओके, कुछ देर बाद इन्होंने क्या रखा, मिंट का पौधा, पुदीना रखा था इन्होंने। देखिए कुछ देर बाद इन्होंने क्या रखा कि इसी बेल जार में चूहा रखा, ठीक है, बर्निंग कैंडल डाल दिया और इसके बाद मिंट का पौधा रख दिया, मिंट का पौधा, पुदीने का पौधा लगा दिया। अब उन्होंने देखा भाई कैंडल भी बहुत देर तक जल रही है, चूहा भी जिंदा है और ये दोनों चीज़ हो रही है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, ध्यान समझना, उन्होंने कहा कि देखो ये ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है कौन, पौधा, और ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। ये भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज करेगा, बर्निंग कैंडल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेता है पौधा, और ये ऑक्सीजन ये दोनों ले लेते हैं, तो इससे सब जिंदा है। ठीक है, तो यही कहा था प्रिस्टले ने कि जो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है, प्लांट रीस्टोर द एयर, प्लांट रीस्टोर द एयर वॉट एवर द बर्निंग कैंडल एंड माउस रिमूव। प्लांट उस एयर को रीस्टोर करता है जो माइस, जो चूहा और कैंडल के जलने से जो एयर निकलती है उसको प्लांट रीस्टोर कर लेता है। ये प्रिस्टले ने किया था, मिंट पे किया था, ये याद रखना, ठीक है ना। इंगेनहॉर्स ने फिर सेम एक्सपेरिमेंट ऐसा हाइड्रिला प्लांट पे किया था, ये भी याद रखना, और इन्होंने बताया था कि केवल ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो फाउल एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ये भी याद रखना। जेवी सैक्स ने बताया था कि भाई देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, और ग्लूकोज जो है एक ग्रीन बॉडी में स्टोर होता है, एक ग्रीन बॉडी में स्टोर होता है जिसको इन्होंने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। तो यहाँ से ये बात भी याद रखना, सैक्स ने बताया था कि कुछ बनता है, ग्लूकोज बनता है और वो ग्रीन बॉडी में स्टोर होता है, और वो जो है क्लोरोप्लास्ट नाम दिया उसको, ग्रीन बॉडी को। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंजलमान एक्सपेरिमेंट, ये फिर हम लोग देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। एंजलमान एक्सपेरिमेंट इसलिए पूछा जाता है कि इन्होंने यहाँ से फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ से ऑब्टेन किया गया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए असली कहानी शुरू होती है। एंजलमान ने क्या कहा, एंजलमान ने अपना एक देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया भी है, फिर भी मैं बना दे रही हूँ। एक उन्होंने अपने मीडियम में एक सस्पेंशन तैयार किया, उस सस्पेंशन में उन्होंने फिलामेंटस एल्गी रखा, या तो कई जगह दिया है स्पाइरोगायरा, कई जगह दिया है क्लेडोफोरा, ठीक है, दोनों आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने फिलामेंटस एल्गी रखा, फिलामेंटस एल्गी, ठीक, और उसमें उन्होंने डाल दिया एयरोबिक बैक्टीरिया। एयरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये एक इन्होंने सस्पेंशन तैयार किया, ध्यान से समझना।
अब उस सस्पेंशन पे उन्होंने व्हाइट लाइट पास कराई प्रिज्म से, और प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होगी तो आपको पता है वो 7 कलर में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। कितने? 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। और जब वो 7 कलर में डिफ्रेंशिएट होती है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 मान लीजिएगा, वो विबग्योर आपको पता है क्या है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो उन्होंने देखा कि ये, अब आपको पता है लाइट पास होगी तो एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करेगा ना, और एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, और ऑक्सीजन रिलीज होगी तो उसी ऑक्सीजन के आसपास बैक्टीरिया तो कलेक्ट होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन चाहिए, जो एरोबिक बैक्टीरिया। लेकिन देखिए उन्होंने देखा फिलामेंट में जो एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी, उसमें केवल 2 रीजन पे बैक्टीरिया एकदम ग्रुप में, झुंड में कलेक्ट हो गए हैं। और वो 2 रीजन क्या है? ब्लू रीजन और रेड रीजन। ब्लू रीजन और रेड रीजन, कहने का मतलब ये 2 ऐसे रीजन है जहां पे बैक्टीरिया एकदम झुंड में आ गए हैं। तब उन्होंने कहा ओहो, यहाँ से ये पता चला भाई कि फोटोसिंथेसिस के लिए वैसे लाइट तो जरूरी है, लेकिन लाइट में भी मोस्ट एक्टिव लाइट कौन सा है? ब्लू और रेड रीजन, ठीक है, ब्लू और रेड रीजन। तो इस तरीके से पहला एक्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया था फोटोसिंथेसिस का एंजलमान के द्वारा। यहां से आपको पूछा जा सकता है बैक्टीरिया, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, और कौन कौन से उन्होंने एल्गी लिया था ये। ओके, चलिए रेड ड्रॉप फिनोमेनन, आगे हम लोग देखते हैं रेड ड्रॉप फिनोमेनन। सारे देखिए एक्सपेरिमेंट में आपको बता दे रही हूँ एकदम। देखिए हमारे नोट में आपको कहीं कुछ रटना पड़ता है फ्लो चार्ट के अलावा, यही तरीका है। आप इस लेवल पे आके पूरा का पूरा जो है ABCDEFG ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको पूरा एक क्या हो, आपके पास एक प्रॉपर नोट हो, एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, एक बार नोट देखा, सब कुछ दिमाग में है कहानी जैसे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेड ड्रॉप फिनोमेनन। रेड ड्रॉप फिनोमेनन का मतलब ये है, आप जरा ध्यान समझना, पहले इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा। आप लोग जैसे जानते हो विजिबल लाइट, विजिबल जानते हो? विजिबल का मतलब जहां पे विबग्योर वाला रीजन, विबग्योर वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? विजिबल। मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कितना होता है भाई? ये 400 से नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, यही होता है ना। ये तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं? पार का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है या विजिबल रीजन है, वो ये वाला रीजन है, वायलेट से लेके रेड तक, और इसमें नैनोमीटर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। और उसके बाद क्या है, इसको हम लोग पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और इससे ज़्यादा 700 से ज़्यादा अगर हुआ तो उसी को आप लोग कहते हो इंफ्रारेड। क्या कहते हो? इंफ्रारेड। भाई 700, देखो 700 तक रेड है, उसके ज़्यादा हुआ तो उसको हम इंफ्रारेड या फार रेड कहते हैं। और 400 से कम हुआ तो आप उसको कहते हो अल्ट्रा वायलेट। क्या कहते हो? अल्ट्रा, क्योंकि 400 से वायलेट शुरू हो रहा है, तो 400 से कम हुआ तो उसको आप अल्ट्रा वायलेट कहते हो। तो हमारा जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो तो पार है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। अब जरा ध्यान समझना, ये पूरा इसको आप नोट जरूर कर लेंगे, मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, मिटाऊंगी तभी इसको समझा पाऊंगी। इसको पॉज करिए और तुरंत से इसको नोट कर लीजिए कि विजिबल क्या है, फार रेड क्या है, अल्ट्रा वायलेट क्या है, ठीक है। अब देखिए रेड डॉट फिनोमेनन क्या है कि इसको आर्नन ने किया था, याद रखना, आर्नन और इमर्सन, ठीक, इमर्सन 2 साइंटिस्ट थे, इमर्सन। ओके, अब इन्होंने क्या किया भाई, देखो उन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लिया। क्या लिया? ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और क्लोरेला लिया इन्होंने, क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है, आपको पता है। और फिर उस पे उन्होंने 600 नैनोमीटर से कम और या तो उसके बराबर की लाइट पास कराई। तो उन्होंने देखा यहाँ पे क्वांटम ईल्ड, अभी मैं आपको बताऊंगी क्वांटम ईल्ड क्या है। मान लीजिए क्वांटम ईल्ड कुछ भी आया हो, XYZ। क्वांटम ईल्ड का मतलब होता है जो और ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्वांटम ईल्ड कहते हैं, ठीक है। हम अभी आपको क्वांटम ईल्ड बताएंगे। उन्होंने क्या किया, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लिया और 680 नैनोमीटर से कम की लाइट पास कराई या 680 नैनोमीटर से आसपास की लाइट पास कराई, तो कहा कि क्वांटम ईल्ड जो है X है। फिर वही सेम क्या किया उन्होंने कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा की जब लाइट पास कराई तो क्वांटम ईल्ड जो पहले था वो घट गया। मतलब क्वांटम ईल्ड में कमी
कमी आ गई, ड्रॉप आ गई, और 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट रेड रीजन में आती है या फार रेड रीजन में आती है। किस में आती है? फार रेड रीजन में आती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई रेड रीजन में आने पे क्वांटम यील्ड क्या हो गया? घट गया। इसको कहते हैं रेड ड्रॉप फिनोमेनॉन। क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप फिनोमेनॉन। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता सकती हूँ, आगे टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगी कि ऐसा होता क्यों है। पहले क्या हुआ था ये देख लो कि रेड रीजन में आने में क्वांटम यील्ड क्या हो गया? घट गया। इसी को क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप फिनोमेनॉन। अब एक और है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। ये बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है कि इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे, यहीं से डिस्कवरी ऑफ टू फोटो सिस्टम, दो फोटो सिस्टम की डिस्कवरी हुई थी, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। एक जो फोटो सिस्टम 1 है वो 700 नैनोमीटर पे वर्क करता है, और जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर पे वर्क करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कहाँ से फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की डिस्कवरी हुई थी, तो आप कहोगे इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, और इसको इमर्सन ने किया था। देखो इन्होंने क्या किया था, जस्ट ध्यान से समझो, मैं रटवाऊंगी नहीं, मैं बस बताऊंगी। एक बार इन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लिया और इस पे 680 नैनोमीटर से कम की या 680 नैनोमीटर से बराबर की लाइट पास कराई तो क्वांटम यील्ड एक्स आया। दूसरी बार इन्होंने 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट पास कराई तो क्वांटम यील्ड वाई आया। फिर दोनों लाइट इन्होंने साथ में लिया, उसी ऑर्गेनिज्म पे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पे इन्होंने दोनों लाइट साथ में पास कराया, 680 नैनोमीटर से कम या बराबर की और 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की। तो इनका एक्सपेक्टेशन क्या था? एक्सपेक्टेशन तो यही था कि जो क्वांटम यील्ड इस टाइम जेड आया है वो एक्स और वाई के बराबर होना चाहिए, एक्स और वाई के बराबर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में रिजल्ट ये आया कि जो जेड आया है ना वो दोनों के सम से ज़्यादा आया है, दोनों के योग से ज़्यादा आया है। मतलब क्वांटम यील्ड इन्हांस हो गया भाई। इसी को कहते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो यहां से यही डिस्कवरी हुई कि भाई एक जो है यहाँ पे दो फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं, एक PS1 और एक PS2। एक जो है वो 700 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट यूज़ करता है और एक 680 नैनोमीटर से के आसपास की लाइट यूज़ करता है। जो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट यूज़ करता है मतलब 720 वो फोटो सिस्टम 1 है, और जो 680 नैनोमीटर के आसपास की लाइट यूज़ करता है वो फोटो सिस्टम 2 है। तो इनका मतलब यही है कि जब हम अलग अलग लाइट यूज कराते हैं फिर जब हम कॉम्बिनेशन में लाइट यूज कराते हैं तो जो कॉम्बिनेशन वाला जो क्वांटम यील्ड है वो दोनों के योग से बराबर होता है, मतलब इन्हांस हो जाता है। इसी को कहते हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। ओके, और याद रखना यहीं से दो फोटो सिस्टम की डिस्कवरी हुई थी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, चलिए हिल एक्सपेरिमेंट, इसको जरा समझ लेते हैं। और यहाँ से आपको बस एक चीज़ पूछा जाता है, हिल रिएजेंट। हिल रिएजेंट आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो हिल रिएजेंट होता है एक आर्टिफिशियल रिएजेंट जिसको DCPIP कहते हैं, डाईक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। डाईक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल ये आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये क्या है? आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। हिल ने क्या किया था? देखो भाई, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने बस ये कहा था कि जब तक मीडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, तब तक ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो पाएगी। जब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा, तब तक ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो सकती। आप इसको अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन करो। हमने कहा था कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 पे वाटर टूट रहा है ना, वाटर टूट रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन को फाइनली कौन एक्सेप्ट करता है? NADP+, और वो रिड्यूस हो जाता है NADH2। और कह रहे हैं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज होएगा? नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो ये टूटेगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। बात समझ में? इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज यहाँ से होता है वाटर के ब्रेकडाउन से, और वाटर नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी। और हिल ने अपना एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की इसको कहते हैं DCPIP को। किसको कहते हैं? DCPIP को। ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक, अब देखिए शुरू में बड़े सारे कंट्रोवर्सी थे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन आती है भाई वो कहाँ से आती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अगर हम फार्मूला देखें तो फोटोसिंथेसिस का फार्मूला यही है, n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, n नंबर ऑफ वाटर, फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और यहाँ n नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है।
तो अब कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए C6H12O6 है, ये समझ लीजिए, ठीक। तो अब इन्होंने क्या कहा कि अब यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है, बहुत साइंटिस्ट में कंफ्यूजन था कि इस वाले वाटर वाले ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से आ रहा है। तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन रिलीज होता है, और कुछ लोगों का कहना था कि ये वाटर के ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन आता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों ने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन एक्चुअली में कहाँ से आता है, वो वाटर वाले ऑक्सीजन से आता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन से आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक था इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, उसको किया था वॉन नील ने, ठीक है, वॉन नील ने। और उन्होंने ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया था, उसका नाम है क्रोमैसियम। क्या नाम है? क्रोमैसियम, या ऐसे हाँ, क्रोमैसियम बैक्टीरिया था। अब आपको पता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजेनिक होता है। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया। मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बैक्टीरिया लिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया लिया? क्रोमैसियम। अब आपको पता है बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज करते हैं, लेकिन वो वाटर नहीं यूज करते, वो वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल लाइट नहीं चाहिए होती है, उसको इंफ्रारेड रेडिएशन की लाइट चाहिए होती है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 890 नैनोमीटर की लाइट चाहिए होती है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तो अगर आपको नॉर्मल फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस को कंपेयर करना हो तो आप कहोगे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस या नॉर्मल ग्रीन प्लांट जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट यूज़ करते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करता है। और बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसको कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और अब इन्होंने देखा कि देखो भाई कार्बोहाइड्रेट तो बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो बन रहा है, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए था वहाँ पे सल्फर रिलीज हो रहा है। तो एकदम यहाँ से ये एकदम कंफर्म हो गए भाई, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है मतलब C6H12O6 बन रहा है, तो इसका ऑक्सीजन इससे आ रहा है ना, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसमें चला गया। और यहाँ H2S है तो यहाँ S रिलीज हुआ, अगर यहाँ O रहता तो यहाँ O रिलीज होता। तो एक इनडायरेक्टली इन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ H2S है भैया, इसलिए यहाँ सल्फर, और इसका वाला ऑक्सीजन तो इसमें चला गया, कार्बोहाइड्रेट तो बन ही रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन तो चला गया कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस था जिसको दिया था वॉन नील ने। लेकिन डायरेक्ट एविडेंस एकदम डायरेक्टली प्रूव किया था, आइसोटोपिक स्टडी किया था रूबेन एंड कामेन ने। याद रखना, रूबेन एंड कामेन, रूबेन एंड कामेन ने। और इन्होंने ग्रीन एल्गी लिया था क्लोरेला, ग्रीन एल्गी लिया था क्लोरेला। और उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब जो वाटर वाला ऑक्सीजन लिया वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन था, 18 वाला ऑक्सीजन लिया। और फिर देखा इन्होंने कि कार्बोहाइड्रेट बन रही है और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसकी ऑक्सीजन 18 है। तो एकदम डायरेक्टली प्रूफ हो गया भैया कि यहाँ पे ये जो वाटर वाला ऑक्सीजन है वही यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो इससे डायरेक्टली प्रूफ हो गया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, वो किससे आती है? वो वाटर से आती है। क्लियर हो चुका है? देखिए ये 2 लेक्चर में फोटोसिंथेसिस पूरा खत्म करने वाली हूँ मैं। अब मैं आपको अपना पूरा नोट दिखा दूँ एक बार, तो एक बार मैं नोट दिखा दे रही हूँ। देखो यहाँ से फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसा कैसा फोटोसिंथेसिस होता है। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस क्या है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन है, कौन वाटर लिपिड नेचर का है, कौन प्रोटीन नेचर का है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे पिगमेंट में कौन यूनिवर्सल होता है, कौन नेसेसरी होता है, कौन एक्सेसरी होता है, सब फ्लो चार्ट है। फिर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल में बी में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर पिगमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या क्या होता है, ओके। उसके बाद देखेंगे हम लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होती है उसको हम देखेंगे। फिर साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वांटम यील्ड क्या है, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हम देखते हैं केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म क्या है, कैसे एटीपी बनता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ
पे डार्क रिएक्शन देखेंगे, फिर इसमें C3 साइकिल देखेंगे, C3 साइकिल के बाद हम C4 साइकिल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि C3 साइकिल में कितना ATP बनता है, एक ग्लूकोज में कितना ATP लगेगा और कितना NADH लगेगा, C4 साइकिल में कितना लगेगा, सब कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी मैं। ओके, C4 पाथवे को हम लोग हैच एंड स्लैग पाथवे कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट मतलब क्रांज एनाटॉमी क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद C4 पाथवे को देखेंगे एकदम अच्छे से, इसको एकदम जो है प्रूफ के साथ हम लोग बताएंगे कि इसमें एक ग्लूकोज बनाने में कितना ATP लगता है। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन क्या है भैया, यही क्वेश्चन पूछा गया था। फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं वो चीज़ हम आपको अभी बताएंगे। फोटो रेस्पिरेशन ये क्वेश्चन पूछा गया था PGT में, PCO पाथवे। ठीक है, इसका क्या क्या नाम है, वारबर्ग इफेक्ट क्या है, रूबिस्को का काम क्या है। ठीक है, उसके बाद कैम पाथवे देखेंगे, कैम पाथवे से भी सवाल आते हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोग ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखेंगे। तो हम इसके 2 लेक्चर लेने वाले हैं, इतना तो आप लोग जान जाइए। पहले 2 लेक्चर में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, अभी जितना पढ़ सकते हैं उतना हम लोग देखते हैं। ओके, और एकदम सॉलिड मतलब एकदम आपको ये नहीं करना है कि हाँ अब जो है फिर चलें बुक खोल लें, ये कर लें वो कर लें। आपसे ज़्यादा बुक्स है रखी है मैंने, उसमें सारी चीज़ें देखती हूँ जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो चीज़ें मैं करा सकती हूँ, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, और विद कॉन्सेप्ट, मतलब रटना नहीं है। ठीक है, देखो अब चलो यहाँ तक हो गया। अब पूछा जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, देख लीजिए, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो इसको जो है ना, और हाँ आप एकदम श्योर हो जाए, कल तक मैं पूरा प्लांट फिजियोलॉजी खत्म कर दूंगी। आज हो सकता है फोटोसिंथेसिस के बाद मैं एक और लेक्चर डालूं रेस्पिरेशन का, और रेस्पिरेशन एक लेक्चर में मैं खत्म करूंगी, 1 शॉट लूंगी मैं उसका, और एकदम सॉलिड। ठीक है, उसके बाद कल हम लोग मिनरल और प्लांट ग्रोथ हार्मोन और प्लांट मूवमेंट जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ लेंगे। उसके बाद हम एनिमल किंगडम कराएंगे, एनिमल किंगडम हम 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, मेरी बात को सुनिए, पहले कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल किंगडम को हम 2 लेक्चर में करें, उसका नोट प्रिपेयर हो चुका है, एकदम बढ़िया नोट, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना जान लीजिए। ठीक है, अब बचा क्या है, प्लांट मार्फोलॉजी और टैक्सोनॉमी, और क्या कहते हैं ये प्लांट एनाटॉमी बचा है, उसको भी हम एक लेक्चर में, प्लांट एनाटॉमी के 2 लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन मार्फोलॉजी का 1 हो सकता है और टैक्सोनॉमी का 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 दिन में ये एक तरफ किनारे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है फैमिली है, एक लेक्चर में फैमिली खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 फैमिली आपको पढ़नी है। तो फैमिली का मैं एक चार्ट बनाऊंगी, कंपेयर करके पढ़ाऊंगी, इस फैमिली में क्या है, इस फैमिली में क्या है, इसके फैमिली। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग करेंगे, बचा क्या इसके बाद, एनिमल फिजियोलॉजी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एनिमल फिजियोलॉजी को भी हम लोग 4-5 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी को हम लोग लगभग 5 लेक्चर 6 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग लगभग पहुंच गए हैं 5 से 6 तारीख तक। ठीक है, 5 से 6 तारीख तक हम लोग 5 से 6 नहीं, लगभग समझिए कि आपका 10 तारीख आ जाएगा, 8 से 9-10 तक हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या है, जेनेटिक्स 2 लेक्चर, मॉलिक्यूलर 2 लेक्चर, बायोटेक्नोलॉजी 2 लेक्चर। ठीक है ना, 2 लेक्चर मतलब एक दिन का काम है। तो ये आपका हो गया 12 से 13 तारीख। इवोल्यूशन 1 लेक्चर या 2 लेक्चर, इकोलॉजी 2 लेक्चर। ठीक है, मतलब वो एक दिन ले लिया। तो फिर क्या बचा ही है, और क्या बचा है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि सिलेबस एकदम अच्छे से ख़त्म हो जाए, और विद नोट, और एकदम सॉलिड स्टडी। इसलिए आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। अभी तक हम लोगों ने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं, बायोमोलिक्यूल पूरा खत्म हो गया है, सेल पूरा खत्म हो गया, माइटोसिस मियोसिस पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पूरा पढ़ चुके हैं, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सब हो चुका है। ओके, तो अब ये जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आप लोगों को इसलिए कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कराने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो इसको मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले कि फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल में हमने पढ़ा दिया था। मैं यहाँ पे जो बताने जा रही हूँ कि मैंने कहा था कि यहाँ पे सिक्के के ढेर जैसा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम ग्रेना कहते हैं। ठीक है, ग्रेना कहते हैं, और ग्रेना, 2 ग्रेना को जोड़ने के लिए यहाँ पे बीच में एक स्ट्रोमल लैमेली होता है। अब जो मैं बताऊंगी उसको याद रखोगे ना, तो चीजें भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखिए जो ग्रेनल लैमेली है ना, अब मैं पहले बता दूं आपको, जैसे मैंने एक ग्रेना बनाया,
ठीक है, ऐसे दो ग्रेना बना दिए, मतलब दो ग्रेनल लैमेली बना दिया। इसमें देखो एक पार्ट आपको एक्सपोज दिख रहा है जो बाहर है, ठीक है, ये बाहर वाले पार्ट को कहते हैं नॉन एप्रेस्ड रीजन। क्या कहते हैं? नॉन एप्रेस्ड, मतलब जो धंसा नहीं है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है जो धंसा हुआ है, ऐसे अंदर वाला पार्ट, उसको कहते हैं एप्रेस्ड रीजन। क्या कहते हैं? एप्रेस्ड। अप्रेस्ड रीजन में जो है ना फोटो सिस्टम सेकेंड पाया जाता है और नॉन अप्रेस्ड में फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फोटो सिस्टम 1। तो इसलिए जो ग्रेनल लैमेली है उसमें फोटो सिस्टम 1 भी होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड भी होता है। ग्रेनल लैमेली में फोटो सिस्टम 1 भी होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। लेकिन जो ये ग्रेना को जोड़ने वाली जो लैमेली है, स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं इसको, दो ग्रेना को जोड़ने वाली, उसमें केवल फोटो सिस्टम 1 है, क्योंकि यहाँ पे नॉन मतलब अप्रेस्ड रीजन तो है ही नहीं, सब कुछ एक्सपोज रीजन ही है, नॉन एप्रेस्ड रीजन है, सब कुछ बाहरी रीजन है, कोई धसा हुआ रीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोटो सिस्टम 1। तो एक बात याद रखना, जब आप लाइट रिएक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे दो चीज़ आएगी, एक नॉन साइक्लिक, एक साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में दोनों यूज होता है, PS1 और PS2, और साइक्लिक में केवल PS1 होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन साइक्लिक होता कहाँ है, तो ग्रेनल लैमेली में होता है, और साइक्लिक कहाँ होता है? स्ट्रोमल लैमेली में होता है। याद रखना, नॉन साइक्लिक में दोनों होता है, PS1 PS2, इसलिए वो ग्रेनल लैमेली में होता है। साइक्लिक में केवल PS1 होता है, इसलिए स्ट्रोमल लैमेली में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। अब हम देख लेते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं भैया, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक है ऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और एक है एनऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते फोटोसिंथेसिस के दौरान। देखिए, ऑक्सीजेनिक का मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज कौन को, ये दोनों हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक में कौन होगा? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक होता है, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करता है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोटिस्टा होते हैं और लैंड प्लांट होते हैं। प्रोटिस्टा और लैंड प्लांट में हम देखेंगे प्रोटिस्टा में कौन कौन है जो भाई फोटोसिंथेसिस कर सकता है। प्रोटिस्टा हमने बताया है कि ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा कहते हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है? डाइटम्स आता है, यूग्लिना आता है, डिनोफ्लैजेलेट्स आते हैं। तो ये सब क्या है? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और लैंड प्लांट कौन कौन है? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन किया भाई? प्रोकैरियोट किया, प्रोकैरियोट में साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोट में प्रोटिस्टा और लैंड प्लांट। फिर हम आ जाते हैं एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब जहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है उसको हम लोग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक है, याद रखना, और एनऑक्सीजनिक जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है उसी को हम लोग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें कौन सी बैक्टीरिया है? ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। और ग्रीन में भी ग्रीन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर, पर्पल में भी पर्पल सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर। तो इस तरीके से जो है ये सब है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, याद रख लेना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल यूज होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये एनऑक्सीजेनिक है, मतलब ऑक्सीजन नहीं निकलती। यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसका जो नैनोमीटर होता है 890 नैनोमीटर के आसपास होता है, याद रख लेना। यहाँ पे वाटर का यूज नहीं होता, यहाँ पे या तो हाइड्रोजन सल्फाइड या अदर रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट्स का यूज होता है, यहाँ वाटर का यूज नहीं होता। यहाँ पे NADPH2 नहीं बनता, यहाँ पे NADH2 बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था? ATP जो जनरल फोटोसिंथेसिस है, ATP और NADPH2 बना था, लेकिन यहाँ पे NADPH2 नहीं बनता, NADH2 बनता। केवल एक फोटो सिस्टम काम करता है, केवल एक फोटो सिस्टम, इसलिए यहाँ पे केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पे दो फोटो सिस्टम काम नहीं करते, केवल एक फोटो सिस्टम, और वो P890 होता है। क्या होता है? P890, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं इसलिए। और यहाँ पे केवल साइक्लिक होता है, याद रखना, क्योंकि एक ही फोटो सिस्टम है तो साइक्लिक तो होगा ही, दो होता तो हम नॉन साइक्लिक कह सकते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं, इसको भी जरा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक? तो दो तरीके के पिगमेंट हैं, एक ऐसे पिगमेंट होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, एक ऐसे पिगमेंट होते हैं जो वाटर सॉल्युबल। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल कौन कौन है तो इसको ध्यान से देखना। क्लोरोफिल
बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक, लिपिड सॉल्युबल, और कैरोटेनॉइड भी लिपिड सॉल्युबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरोटेनॉइड देखना, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। ये 40 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसका मैंने टाइप भी आपको बताया कि कैरोटेनॉइड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है जेंथोफिल, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड है, ये नॉन ऑक्सीजनेटेड है, C40H56, C40H56 ऑक्सीजन, ठीक है। तो याद रखना है कौन कौन से लिपिड सॉल्युबल हैं, तो क्लोरोफिल लिपिड नेचर का है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल लिपिड नेचर का है, ओके, कैरोटेनॉइड भी लिपिड। अब आपसे पूछेगा फोटोसिंथेसिस में ऐसा पिगमेंट बताओ जो वाटर सॉल्युबल हो और जो प्रोटीनीसियस नेचर का हो। दिस इज द ओनली पिगमेंट जो प्रोटीन नेचर का हो और वाटर, जो प्रोटीन नेचर का होगा वही वाटर सॉल्युबल होगा, वही जल में घुलनशील होगा। तो प्रोटीन नेचर का क्या है, फाइकोबिलिन्स है। क्या है, फाइको। लाइट चली गई है, आई एम रियली सॉरी, तो मैं थोड़ा सा लाइट बंद कर रही हूँ, आप देखिए। लाइट चली नहीं गई है, लाइट है, ये कैसे, चलिए ठीक है। देखिए वाटर सॉल्युबल कौन है, केवल एक ही पिगमेंट ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल या प्रोटीन नेचर का है, वो है फाइकोबिलिन। और फाइकोबिलिन मैं एक बार बता भी चुकी हूँ कि ये केवल और केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में होता है। जब मैं एल्गी पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि फाइकोबिलिन्स जो होता है वो केवल बीजीए और रेड एल्गी में होता है। ये 2 तरीके के होते हैं, याद रखना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बताओ जो प्रोटीनीसियस हो, तो आप कहोगे फाइकोबिलिन। और जो केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में पाया जाता हो तो आप कहोगे फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन देखो ना 2 तरीके का होता है, एक है फाइकोसियानिन, सियानिन का मतलब ब्लू हो जाता है, और फाइकोइरिथ्रिन मतलब रेड। 2 तरीके का है, फाइकोसियानिन और फाइकोइरिथ्रिन। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ब्लू ग्रीन एल्गी में ये दोनों पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि यही केवल पाया जाए, बस ये फाइकोसियानिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। और रेड एल्गी में अगर हम बात करें तो फाइकोइरिथ्रिन मतलब रेड, इरिथ्रिन का मतलब रेड ज्यादा होता है फाइकोसियानिन से। तो आपने कभी देखा होगा सी फाइकोसियानिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, मतलब सी फॉर साइनोफाइसी। ब्लू ग्रीन एल्गी में सी फाइकोसियानिन होता है, सी फाइकोइरिथ्रिन होता है। रेड एल्गी में आर फाइकोसियानिन होता है, आर फाइकोइरिथ्रिन होता है, मतलब आर फॉर रेड। तो दोनों में दोनों होता है, लेकिन सी फाइकोसियानिन ज्यादा होता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, सी फाइकोइरिथ्रिन कम होता है। और जो रेड एल्गी में होता है उसको आर फाइकोसियानिन, आर फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा होता है, फाइकोसियानिन कम होता है। इज इट क्लियर? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट हम लोग पिगमेंट देख लेते हैं। पिगमेंट, फिर से हम पिगमेंट को क्लासिफाई कर दें। पिगमेंट को फिर से हम 2 तरीके से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करने जा रहे हैं। देखिए, एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है एक्सेसरी या नॉन यूनिवर्सल। का मतलब जो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो उनको हम यूनिवर्सल कहते हैं, और जो सारे में नहीं प्रेजेंट हो उनको हम एक्सेसरी कहते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखना ये कौन कौन है भाई यूनिवर्सल, कौन सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इसको भी मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, यूनिवर्सल नेसेसरी और यूनिवर्सल एक्सेसरी। यूनिवर्सल नेसेसरी कहते हैं क्लोरोफिल ए और यूनिवर्सल एक्सेसरी कहते हैं कैरोटेनॉइड। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यूनिवर्सल नेसेसरी, अगर आप एक फोटो सिस्टम बनाओगे ना तो देखो 2 चीजें बनती हैं। एक बीच में होता है फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर, और इसके बीच, इसके बाहर जो होते हैं एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं। जो फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट एंटीना मॉलिक्यूल को हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, इंटर से लेके बीएससी से लेके एमएससी में कुछ तो पढ़ा होगा। ये सब नाम तो सुने होंगे, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, नाम तो सुना होगा, नाम सुने हैं तो समझिए। अब जो फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है वही, उसको हम नेसेसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेसरी। और जो बाहर प्रेजेंट है उसको हम एक्सेसरी कहते हैं। बाहर क्या करते हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद इसको रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं, तब यहां से फोटोसिंथेसिस होना शुरू होता है। और इनका काम क्या है, ये अगर मान लीजिए कभी बहुत तेज लाइट हो जाती है तो ये
इसको क्लोरोफिल को डिग्रेड होने से बचाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोलराइजेशन। तो मतलब वो गार्ड की तरह है भैया, गार्ड की तरह, मतलब आपके अंदर कोई शत्रु आने नहीं देंगे आपके घर के अंदर। सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। तो देखिए जो रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है वही है नेसेसरी, और जो रिएक्शन सेंटर से बाहर है वो होता है एक्सेसरी। जो सब में प्रेजेंट है वो यूनिवर्सल, जो सब में नहीं है वो एक्सेसरी या नॉन यूनिवर्सल। तो देखिए फोटोकेमिकल यूनिवर्सल, एक्सेसरी, यूनिवर्सल, नेसेसरी, मतलब सब में भी प्रेजेंट हो और फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में भी प्रेजेंट हो, वही होता है क्लोरोफिल ए। और ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है ना, उसमें बस एक ही मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल ए एक ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, और रिएक्शन सेंटर में भी वही होता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल नेसेसरी। लेकिन यूनिवर्सल एक्सेसरी, यूनिवर्सल का मतलब जो सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में हो लेकिन रिएक्शन सेंटर से बाहर हो, मतलब एक्सेसरी, वो कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड भी सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है लेकिन वो रिएक्शन सेंटर में नहीं होता। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में है मतलब यूनिवर्सल है, लेकिन रिएक्शन सेंटर में नहीं है, इसलिए एक्सेसरी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो बनाता है उसमें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आ जाते हैं हम लोग, जो एक्सेसरी है भाई नॉन यूनिवर्सल है, वो क्लोरोफिल बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। मतलब ग्रीन प्लांट है तो बी है, मतलब ग्रीन एल्गी है तो वहाँ पे ए के साथ बी है, ब्राउन एल्गी है तो ए के साथ सी है, डी है, ई है, मतलब रेड एल्गी में डी है, जेंथोफाइसी में ई है, फाइकोबिलिन भी बस बीजीए और रेड एल्गी में होता है। तो ये सब एंटीना मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए के को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ठीक है ना, के फोटो ऑक्सीडेशन से, को फोटो ऑक्सीडेशन मतलब लाइट एनर्जी जब ज़्यादा हो, लाइट ज़्यादा होती है तो उसके डिग्रेडेशन को बचाते हैं, मतलब फोटो ऑक्सीडेशन को मतलब क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं सोलराइजेशन। क्या करते हैं, सोलराइजेशन। ठीक, तो एंटीना मॉलिक्यूल क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को जो है डिग्रेड होने से बचाते हैं अगर ज़्यादा लाइट आ गई तो। और ज़्यादा लाइट आ गई तो वो अपने आप में वो क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, क्वेंच कर लेते हैं, उसके पास जाने नहीं देते हैं क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो है भाई राजा है, वो राजगद्दी पे बैठा हुआ है, उसके अगल बगल जो है वो एंटीना मॉलिक्यूल है, वो सेना है। बात समझ में आ रही है, तो यही है। अब एक और चीज आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी कोई पत्ती ले लो भाई, पत्ती में से आपको क्या करना है कि सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को सेपरेट करना है, सब जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसको सेपरेट करना है। तो आप कौन सा मेथड अपनाओगे, तो आप अपनाओगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक मैंने आपको कोबाल्ट क्लोराइड मेथड बताया था, किसमें, जब मैं ट्रांसपोर्ट पढ़ा रही थी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दो पत्ती में फोटोसिंथेसिस का रेट नापना हो तो आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड याद जो है अपनाओगे। और अगर एक पत्ती से सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट निकालना हो तो आप यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी कराओगे, इसको याद रख लेना। ठीक, और डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी देख लेते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल ए जो है, और किसी भी प्लांट में अगर आप दोनों का रेशियो देखोगे तो 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रेशियो, कलर ये ब्लू ग्रीन होता है, ये येलो ग्रीन होता है। एब्जॉर्प्शन, ये ज़्यादा रेड रीजन में एब्जॉर्ब करता है देन ब्लू रीजन, ये ज़्यादा ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब करता है देन रेड रीजन। यहाँ पे C55H72O5N4 Mg होता है, C55H70O6N4, क्योंकि यहाँ पे पायरोल रिंग पाया जाता है। अभी मैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बता सकती, नहीं तो स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। पायरोल रिंग में दूसरे पायरोल रिंग से CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसीलिए देखो, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया। मिथाइल मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस यहाँ आ गया ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है, या एक ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, O6 हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, वहाँ पे CHO। और इन क्लोरोफिल, कभी कभी पूछता है कि क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, Mg+2 इसका सेंट्रल एटम है। जैसे हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम पूछता है तो आप कहते हो आयरन है, Fe+2 है। तो इसी तरीके से क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम कौन है भाई, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है Mg+2। फिर देख लीजिए
पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम्स हम लोग देख लेते हैं। तो फोटो सिस्टम हमारे पास दो हैं, दो फोटो सिस्टम है, एक PS1 है और एक PS2 है। आपको पता है PS1 जो है वो 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है और PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये तो हमें पता है ना, ये हम जानते हैं। अब चलिए, अगर हम दोनों फोटो सिस्टम की बात करें, दोनों फोटो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि दो चीज होनी है, एक तो फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर और दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने अभी बताया था, फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर, फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर और इसके अगल बगल क्या होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे ना। इसके अगल बगल क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। जो फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर है वो अब PS1 का हमने कह दिया, ये फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर 1 हो गया, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। इसी तरीके से PS2 का फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर 2 हो गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 हो गया। अब हम देखते हैं इनमें होता क्या है। तो देखिए, ये 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है और इसके रिएक्शन सेंटर में, PS1 के रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, क्लोरोफिल ए ऑफ PS1 होगा। ठीक है, PS1 के रिएक्शन सेंटर में एक ही क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल होगा और उसको हम कहते हैं P700। उस क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, P700। याद रखना, P700 कभी दे दिया तो आप ये मत सोचना ये कि मतलब ये क्या है, ये PS1 का क्लोरोफिल ए है, PS1 का क्लोरोफिल ए है। और भाई एंटीना मॉलिक्यूल इसके अगल बगल तो होंगे ही, क्लोरोफिल बी हो सकता है और फाइकोबिलिन हो सकता है, कैरोटेनॉइड हो सकता है, व्हाटएवर द। सेम इसी तरीके से इसका जो फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर होगा वहां पे भी क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होगा और इसको हम P680 कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, P680 कहते हैं इसके क्लोरोफिल ए को, और बगल में सब एंटीना मॉलिक्यूल होंगे। ये है हमारा दो फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम कह लो या फोटो सिस्टम कह लो। और दो फोटो सिस्टम की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, हमने बताया है इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये जो है आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले लेक्चर में लाइट रिएक्शन क्या है देख लेते हैं हम लोग, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं लाइट रिएक्शन के बाद, हाँ लाइट रिएक्शन कहाँ चला जा रहा है, लाइट रिएक्शन और फिर उसके बाद क्या है, क्वांटम यील्ड क्या है, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, फिर डार्क रिएक्शन क्या है, सिंपल है। अगला लेक्चर छोटा ही होगा, उसको हम लोग देखें। डार्क रिएक्शन क्या है, क्रांज एनाटॉमी क्या है, C4 प्लांट क्या है, C3 प्लांट क्या है, कैम प्लांट क्या है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, ये सब हम लोग को अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में जो है ना हम लोग सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो अब जो है आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आप पढ़ते रहिए। आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे हम PDF दे देंगे, PDF जैसा कि हम हर चीज़ का दे देते हैं, आप लोग उसको पढ़िए। और जो अगले बैच LT के स्टार्ट होने वाले हैं उसमें आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं उनको बताइए। और वो बैच जो है 25 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया। और आपको एक अच्छी बात बता दूँ, अभी तक 200 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया क्रैश कोर्स में। यकीन करिए 200 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है क्रैश कोर्स में। ठीक है, और बहुत मैसिव रिस्पांस रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है बच्चों का। तो मैं भी जो है ना अभी आप लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ। और LT का जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 5 से 6 तारीख के बीच में स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे चीज़ें और डिटेल में पढ़ाई जाएंगी और स्लो पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो चलिए ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कोई दिक्कत होती है तो आप बताइए वहाँ पर सर हमको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू।